नमस्कार। कैसी चल रही है आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी? चलिए आज मिलकर 17 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट के पेपर का एक कह सकते हैं डीएनए टेस्ट करते हैं। देखते हैं कि आखिर सवाल आए कहां से और कैसे पूछे गए। यकीन मानिए ये विश्लेषण आपकी तैयारी को एक नई धार देने वाला है। और हाँ, ये सिर्फ सवालों और जवाबों की एक बोरिंग लिस्ट बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो एक कोशिश है ये समझने की कि पेपर सेट करने वाले का दिमाग आखिर चल किस दिशा में रहा है। तो हो जाइए तैयार, हम सब मिलकर 17 दिसंबर की दूसरी पाली के सवालों की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे करंट अफेयर्स और जीके के सवाल, फिर साइंस के तीनों महारथियों यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सवालों को टटोलेंगे। और सबसे जरूरी बात, आखिर में इस पूरे विश्लेषण से हमें क्या सीख मिली उस पर बात करेंगे, ताकि आपकी आगे की स्ट्रेटेजी भाई एकदम सॉलिड हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं उस सेक्शन से जिसका इस शिफ्ट में सबसे ज्यादा दबदबा रहा, करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान। देखते हैं कि देश दुनिया से क्या क्या पूछा गया। तो ये रहे पहले 3 सवाल स्क्रीन पर। देखिए पहला सवाल कितना स्मार्ट है। एनवायरनमेंट और करंट न्यूज का मिक्सचर। पूछा गया कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है, जहां हाल ही में पूरे 12 साल बाद एक हाथी दिखा। फिर आया टेक्नोलॉजी से जुड़ा सवाल, चंद्रयान 4 के लिए कितने LVM-3 रॉकेट लॉन्च की योजना है। और तीसरा, इतिहास से एक बहुत ही अहम सवाल, ज्योतिबा फुले को उनकी जयंती पर किस बड़े योगदान के लिए याद किया गया। तो जवाब क्या है? पहला, नामदफा टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में। दूसरा, चंद्रयान 4 मिशन के लिए 2 लॉन्च प्लान किए गए हैं। और तीसरा, ज्योतिबा फुले, उन्होंने 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलकर एक सामाजिक क्रांति की नींव रखी थी। कमाल है ना? चलिए अब सवालों का अगला दौर देखते हैं। पहला सवाल तो सीधे सीधे यूनियन बजट से उठा लिया गया। 2025-26 के केंद्रीय बजट में मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का साइज क्या है। दूसरा, स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक क्लासिक जीके सवाल, भारत के पहले डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट के तौर पर किसे जाना जाता है। और तीसरा, डिफेंस सेक्टर से एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS के लिए किन 2 कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और इनके सही जवाब ये रहे। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड की रकम है पूरे 25,000 करोड़ रुपए। भारत का पहला एजुकेशनल सैटेलाइट है GSAT-3, जिसे हम सब एडुसैट के नाम से भी जानते हैं। और ATGS का कॉन्ट्रैक्ट मिला है भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड को। ये मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ओके, और इस सेक्शन के आखिरी 3 सवाल ये आए थे स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट से। पहला सवाल था कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा BCCI का एनुअल अवार्ड नहीं है। दूसरा, किस फिल्म ने बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर के लिए 2025 का गोल्डन ग्लोब जीता। और तीसरा, अप्रैल 2025 तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC के प्रेसिडेंट कौन है। इनके जवाब भी फटाफट देख लेते हैं। पहला है अजलान शाह कप। भाई ये तो एक इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट है, इसका BCCI से कोई लेना देना नहीं। फिल्म का नाम है एमिलिया पेरिस और ICC की नई अध्यक्ष बनी है जापान की जज तोमोको अकाने। तो ये था करंट अफेयर्स का हाल। अब बढ़ते हैं फिजिक्स की तरफ। यहाँ के सवाल कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं थे, लेकिन हाँ, उन्होंने आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जरूर चेक किया। फिजिक्स से एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आया। सवाल था कि वो कौन सा डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल सिग्नल जैसे कि दबाव, तापमान या फिर आवाज को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। और इसका जवाब है ट्रांसड्यूसर। सीधी सी भाषा में ये एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता है। सबसे अच्छा उदाहरण है माइक्रोफोन। आप बोलते हैं यानी साउंड एनर्जी देते हैं और वो उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। बस यही काम है ट्रांसड्यूसर का। इसीलिए मेजरमेंट सिस्टम्स में ये बहुत ही जरूरी होता है। चलिए फिजिक्स के कुछ और सवाल फटाफट देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए कौन सी फोर्स जिम्मेदार है? जवाब है वोल्टेज। रॉकेट के सिद्धांत पर उड़ता है? सीधा सा जवाब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी था। 400 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? जवाब 0.0025 सेकंड। और आखिर में वो सदाबहार सवाल, साउंड वेव किस मीडियम में ट्रैवल नहीं कर सकती? जवाब है वैक्यूम में यानी निर्वात में। फिजिक्स के बाद अब बारी है केमिस्ट्री की।
यहाँ भी सवाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बेसिक केमिकल प्रिंसिपल से ही जुड़े हुए थे। एक बड़ा ही मजेदार सवाल था, आपको पदार्थ की अवस्था बदलने की एक गलत जोड़ी पहचाननी थी। अब देखिए, हम सब जानते हैं कि सब्लिमेशन का मतलब है किसी चीज का सॉलिड से सीधे गैस बन जाना, जैसे कपूर। पर एग्जाम में जो गलत जोड़ा दिया गया था वो था गैस से लिक्विड, सब्लिमेशन। अरे भाई, ये तो गलत है। गैस से लिक्विड बनने को तो कंडेंसेशन यानी संघनन कहते हैं। केमिस्ट्री के कुछ और सवाल भी देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन का मास रेशियो क्या है? जवाब है 5:2। सोडा की बोतलें हाई प्रेशर पर क्यों सील होती हैं? ताकि CO2 पानी में ज्यादा से ज्यादा घुल सके और आपको वो मजेदार फिज मिले। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वाला सवाल, कौन सा एसिड है जो कांच तक को घोल सकता है? इसका जवाब है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। चलिए अब साइंस के आखिरी पड़ाव यानी बायोलॉजी पर चलते हैं। इस शिफ्ट में सवाल थोड़े कम थे, लेकिन थे एकदम सीधे और बेसिक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से। एक बिल्कुल ही फंडामेंटल सवाल, एक जैसी बनावट और एक जैसा काम करने वाले सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? इसका जवाब तो हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। ऊतक यानी टिश्यू, ये हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे मसल टिश्यू का काम है सिकुड़ना और फैलना। और बायोलॉजी का दूसरा सवाल था हमारे इम्यून सिस्टम से जुड़ा हुआ। पूछा गया कि शरीर की रक्षा करने वाली अमीबा जैसे शेप की वो कौन सी कोशिकाएं हैं? अरे भाई, ये तो हमारे शरीर के सैनिक हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स यानी WBCs। तो हमने सारे सवाल देख लिए, लेकिन सिर्फ सवाल जवाब रटना तो तैयारी नहीं होती है ना? असली तैयारी तो तब होती है जब हम पैटर्न को समझते हैं। तो आइए अब इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ निकालते हैं और देखते हैं कि हमें सीख क्या मिलती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो है सब्जेक्ट्स का वेटेज। इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स और जीके का पल्ला भारी रहा, पूरे 9 सवाल। उसके बाद फिजिक्स के 6, केमिस्ट्री से 4 और बायोलॉजी से सिर्फ 2 सवाल। मतलब साफ है, जनरल अवेयरनेस पर फोकस बढ़ाना ही पड़ेगा। तो फाइनल टेकअवेज क्या हैं? नंबर 1, हाल की घटनाओं पर गिद्ध जैसी नजर रखें। बजट, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ये सब हॉट टॉपिक्स हैं। नंबर 2, साइंस में मुश्किल फॉर्मूले रटने से ज्यादा जरूरी है बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझना। नंबर 3, चंद्रयान और अटैक्स जैसे नेशनल प्रोजेक्ट्स और डिफेंस डील्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, बायोलॉजी में बहुत गहरे उतरने की जरूरत नहीं, बेसिक डेफिनेशंस पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और हाँ, आखिर में नाम दफा वाले सवाल ने ये सिखा दिया कि स्टैटिक जीके को करंट अफेयर से जोड़कर पढ़ना है। मतलब सिर्फ नेशनल पार्क का नाम नहीं, उससे जुड़ी ताजा खबर भी पता होनी चाहिए। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सबसे बड़ा सवाल अब आपके लिए है, अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी में अब आप क्या बदलाव लाने वाले हैं? ये सोचने का वक्त है कि इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके अपनी सफलता की कहानी कैसे लिखी जाए। अपनी कमजोरियों को पहचानिए और उन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 17 दिसंबर 2025 को हुई RRB ग्रुप डी परीक्षा की, और हमारे पास दूसरी पाली के कई सवाल हैं जो छात्रों ने भेजे हैं। नमस्कार, और आज हम सिर्फ इन सवालों के जवाब नहीं देंगे, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन सवालों के पीछे परीक्षक की सोच क्या है। बिल्कुल, क्या कोई पैटर्न है? भविष्य के लिए उम्मीदवार क्या सीख सकते हैं? एक तरह से इस पेपर का पोस्टमार्टम करेंगे हम। बढ़िया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले। और पहला ही सवाल मतलब बड़ा दिलचस्प है, वन्य जीव से जुड़ा हुआ। सवाल था कि जनवरी 2025 में नमदफा टाइगर रिजर्व में 12 साल बाद एक हाथी कैमरे में कैद हुआ। तो ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? हाँ, इसका सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। ये चांगलांग जिले में है। पर बात सिर्फ राज्य के नाम पर खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, परीक्षक सीधे सीधे पूछ सकता था कि नमदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है। हाँ, एक सामान्य जीके का सवाल। पर उन्होंने इसे करंट अफेयर की घटना से जोड़ा, 12 साल बाद हाथी का दिखना। ये एक ट्रेंड है। स्टैटिक जीके को भी अब करंट अफेयर्स के कह सकते हैं तड़के के साथ परोसा जा रहा है। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं जानना कि पार्क कहाँ है, बल्कि ये भी जानना कि वहाँ हाल में क्या हुआ। बिल्कुल। क्या आप पर्यावरण से जुड़ी खबरों पर नजर रख रहे हैं? यही टेस्ट है। समझ गई। चलिए अब समाज सुधार की बात करते हैं। 11 अप्रैल 2025 को ज्योतिबा फूले की जयंती पर उन्हें किस प्रमुख योगदान के लिए याद किया गया? उन्हें याद किया गया भारत में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करने के लिए। ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, और ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है,
ये सवाल सामाजिक मूल्यों की समझ को भी परखता है। आज हम महिला शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन इसकी नींव ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने रखी थी। और वो भी उस जमाने में जब ये सब करना बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा। उन्हें और सावित्रीबाई फूले को तो लोगों के ताने पत्थर तक सहने पड़े थे। मतलब ये सिर्फ एक स्कूल खोलना नहीं था, ये एक पूरी मानसिकता के खिलाफ जंग थी। सही कहा। चलिए अब अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हैं। बजट से एक सवाल था। केंद्रीय बजट 25-26 के अनुसार कितनी राशि वाले समुद्री विकास कोष की स्थापना हुई? 25,000 करोड़ रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम है। हाँ, रकम तो बड़ी है, लेकिन इसके पीछे की वजह समझना जरूरी है। भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है और हमारा 95% व्यापार, अगर वॉल्यूम में देखें तो, समुद्री मार्गों से ही होता है। अच्छा, इतना ज्यादा? जी, तो इस लिहाज से ये 25,000 करोड़ का निवेश हमारे पोर्ट्स को आधुनिक बनाने और समुद्री अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। मतलब परीक्षक ये चाहता है कि उम्मीदवार सिर्फ हेडलाइन नंबर न देखे, बल्कि उसके पीछे की सोच को भी समझे। एकदम सही। अब रक्षा क्षेत्र से भी एक सवाल था। मार्च 2025 में रक्षा मंत्रालय ने 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ATGS की खरीद के लिए किन दो कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? 55 कैलिबर ATGS अटास की खरीद के लिए भारत की दो प्रमुख रक्षा कंपनियों, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स (भेल) और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। ये कंपनियां हैं भारत फोर्ज लिमिटेड और टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। और मुझे लगता है यहाँ कीवर्ड सिर्फ कंपनियों के नाम नहीं है, कीवर्ड है ATAGS। एकदम सही पकड़ा आपने। ATAGS यानी एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से स्वदेशी है। DRDO ने इसे डिजाइन किया है। तो ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक हुआ। बिल्कुल। तो आप पैटर्न देख रही हैं, हर सवाल के पीछे एक बड़ी कहानी है। हाँ, देख रही हूँ। अच्छा, अब थोड़ा हल्के फुल्के विषय पर आते हैं। खेल। सवाल था, इनमें से कौन सा पुरस्कार BCCI वार्षिक पुरस्कारों में शामिल नहीं है? और विकल्प थे पोली उमरीगर पुरस्कार, जगमोहन डालमिया ट्रॉफी, M.A. चिदम्बरम ट्रॉफी और अजलान शाह कप। इसका जवाब है अजलान शाह कप। ये तो क्लासिक ऑड वन आउट वाला सवाल हो गया। हाँ, ये आपकी जनरल अवेयरनेस टेस्ट करता है। अगर आपको बस इतना पता है कि अजलान शाह कप हॉकी का टूर्नामेंट है, तो आपका काम हो गया। और ये मलेशिया में होता है ना? जी हाँ। तो इसका क्रिकेट या BCCI से कोई लेना देना नहीं है। अब मनोरंजन जगत से एक प्रश्न। किस फिल्म ने 2025 का गोल्डन ग्लोब अवार्ड सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर गैर अंग्रेजी भाषा के लिए जीता? ये पुरस्कार जीता है एमिलिया पेरेज ने। ये तो सीधा करंट अफेयर्स का सवाल है। हाँ, इसमें ज्यादा विश्लेषण नहीं है। ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब्स, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इन पर तो नजर रखनी ही पड़ती है। ठीक है। और एक और नियुक्ति से जुड़ा सवाल जी। अप्रैल 2025 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC के अध्यक्ष कौन बने हैं? न्यायाधीश तोमोको अकाने। ये जापान से है जी, और उनका कार्यकाल 2024 से 2027 तक है। ये भी एक तरह से याद रखने वाला तथ्य है। तो ये था करंट अफेयर्स का सेक्शन। अब जरा विज्ञान की दुनिया में चलते हैं और यहाँ भी मुझे आत्मनिर्भर भारत वाला कनेक्शन दिख रहा है। सवाल है, चंद्रयान 4 अभियान के लिए LVM-3 रॉकेट के कितने प्रक्षेपण की योजना है? 2 प्रक्षेपणों की योजना है। और LVM-3 ये तो इसरो का बाहुबली रॉकेट है। बिल्कुल। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 हमारा सबसे भारी और सबसे शक्तिशाली रॉकेट। ये लगभग 8,000 किलो का पेलोड ले जा सकता है। बाप रे। तो चंद्रयान 4 जैसा मिशन जिसमें चांद से सैंपल वापस लाने हैं, वो बिना इसके संभव ही नहीं। तो ये सवाल सिर्फ चंद्रयान 4 के बारे में नहीं, बल्कि इसरो की बढ़ती आत्मनिर्भरता का भी प्रतीक है। एकदम। अच्छा, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से एक और सवाल। भारत के पहले समर्पित शैक्षिक उपग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? GSAT-3, जिसे हम एडुसैट के नाम से ज्यादा जानते हैं। एडुसैट, ये तो काफी पुराना है, 2004 में लॉन्च हुआ था। हाँ, और ये एक बहुत अनोखा मिशन था। इसका मकसद था सैटेलाइट के जरिए दूर दराज के गांव तक वर्चुअल क्लासरूम पहुंचाना। मतलब भारत अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सामाजिक विकास के लिए भी कर रहा था। हमेशा से करता आया है। पर एक सवाल है, आज जब 5G और फाइबर इंटरनेट है, तो क्या एडुसैट जैसे सैटेलाइट्स अब भी उतने ही प्रासंगिक है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज भी कई इलाके हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी एक चुनौती है। हाँ, ये तो है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भूमिका खत्म नहीं होती, बस बदल जाती है। लेकिन परीक्षा के नजरिए से भारत का पहला होने के नाते यह हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। समझ गई।
अब एक तकनीकी उपकरण पर आते हैं। किसी भी भौतिक सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदलने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ट्रांसड्यूसर। ये शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है। पर इसका फंडा बहुत सरल है। ट्रांसड्यूसर एक तरह का ट्रांसलेटर है। अच्छा। हाँ, ये एक तरह की ऊर्जा को दूसरी तरह की ऊर्जा में बदलता है, जैसे माइक्रोफोन। ओके। हम माइक में बोलते हैं तो हमारी आवाज जो एक भौतिक सिग्नल है उसे माइक एक विद्युत सिग्नल में बदल देता है। मतलब ये हमारे आसपास हर जगह है। बिल्कुल, थर्मामीटर, प्रेशर गेज सब ट्रांसड्यूसर ही हैं। अच्छा, और अब एक क्लासिक भौतिकी का सवाल, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन का तीसरा नियम। हाँ, उसी से जुड़ा है। हर क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया। रॉकेट बहुत तेजी से गैसों को पीछे फेंकता है, जो क्रिया है, और उसे आगे की ओर धक्का मिलता है, जो प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, भौतिकी के सबसे बुनियादी लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांतों में से एक है ये। बहुत बढ़िया। तो ये था साइंस एंड टेक। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान की ओर। पहला सवाल हमारे शरीर से ही है। मानव नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण कौन करता है? ये करता है परितारिका यानी आइरिस। आइरिस, जो हमारी आंख का रंगीन हिस्सा होता है। हाँ, ये एक कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। तेज धूप में पुतली को छोटा कर देता है और अंधेरे में बड़ा, ताकि सही मात्रा में रोशनी अंदर जाए। एकदम। अगला सवाल रसायन विज्ञान से। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO में कैल्शियम और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? इसका अनुपात है 5.2। ये कैसे निकाला? ये सीधा कैलकुलेशन है। आपको बस दोनों के परमाणु द्रव्यमान पता होने चाहिए। कैल्शियम का लगभग 40 और ऑक्सीजन का 16। अच्छा, तो 40:16, जिसे सरल करने पर 5:2 आता है। हाँ, ये आपकी बेसिक केमिस्ट्री की कैलकुलेशन क्षमता को परखता है। ठीक है। अब जीव विज्ञान। समान संरचना और कार्य वाली कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक यानी टिश्यू। ये तो बायोलॉजी के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसा है। कह सकते हैं, जैसे ईंटें मिलकर दीवार बनाती हैं, वैसे ही कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब एक सवाल जो हम रोज देखते हैं। शीतल पेय और सोडा पानी में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए बोतलों को किस स्थिति में सील किया जाता है? उन्हें उच्च दाब यानी हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। और इसीलिए ढक्कन खोलते ही गैस बाहर निकलती है। हाँ, ये हेनरी के नियम का एक बेहतरीन उदाहरण है। दबाव जितना ज्यादा होगा, गैस उतनी ही ज्यादा घुलेगी। और जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, दबाव कम होता है और जो अतिरिक्त गैस है वो बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। ये तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। चलिए, बढ़िया है। एक और केमिस्ट्री का सवाल था जिसमें सही गलत मिलान पहचानना था। गलत मिलान था गैस से द्रव ऊर्ध्वपातन। हाँ, ये गलत है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन वो प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस चीज सीधे गैस में बदल जाती है, जैसे कपूर। बिल्कुल। गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया को तो संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है। अब एक बहुत ही चौंकाने वाला सवाल, वो कौन सा अम्ल है जो कांच को घोल सकता है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। मतलब एक ऐसा एसिड जो कांच को ही खा जाए? जी हाँ, ये बहुत ही खतरनाक और संक्षारक अम्ल होता है। ये कांच में मौजूद सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका इस्तेमाल कांच पर डिजाइन बनाने या नक्काशी करने के लिए किया जाता है और इसीलिए इसे कभी कांच की बोतल में नहीं रखते। अच्छा, हमेशा प्लास्टिक के कंटेनरों में। जी। भौतिकी पर वापस आते हैं। एक चालक के माध्यम से बिंदु A से B तक इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? वोल्टेज। वोल्टेज को आसान भाषा में कैसे समझें? इसे पानी की टंकी से समझिए। दो टंकियां हैं, एक ज्यादा ऊंचाई पर, एक कम पर। पानी ज्यादा ऊंचाई वाली टंकी से कम ऊंचाई वाली टंकी की ओर बहेगा। ये जो ऊंचाई का अंतर है वही एक तरह का दबाव बना रहा है। बिजली की दुनिया में यही दबाव वोल्टेज है। वाह, ये एनालॉजी तो कमाल की है। शुक्रिया। अब वापस जीव विज्ञान। कौन सी सूक्ष्म कोशिकाएं एक विशिष्ट केंद्रीय झिल्ली के साथ अमीबा के आकार की होती हैं? श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी WBCs। उनका अमीबा जैसा आकार क्यों होता है? ताकि वो लचीली रहें। वे हमारे शरीर की सेना है। इसी आकार की वजह से वे रक्त वाहिकाओं की दीवारों से बाहर निकलकर संक्रमण वाली जगह पर पहुंच सकती हैं। मतलब उनका आकार उनके काम में मदद करता है। बिल्कुल। अब एक गणना आधारित प्रश्न। उस तरंग का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए जिसकी आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। 5 सेकंड। इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत सरल है।
आवर्तकाल आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है, यानी T बराबर 1/f। तो बस 1 को 400 से भाग देना है। जी हाँ, ये सीधे फॉर्मूले के एप्लीकेशन का टेस्ट है। और अब इस पाली का अंतिम सवाल जो हमें मिला, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में गमन नहीं कर सकती हैं? निर्वात में, यानी वैक्यूम में। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए कणों की जरूरत होती है। हवा, पानी या कोई ठोस चीज, वो इन कणों में कंपन पैदा करके आगे बढ़ती है। वैक्यूम में कोई कण नहीं होते, वो खाली जगह है, इसलिए वहां ध्वनि यात्रा नहीं कर सकती। मतलब अंतरिक्ष में होने वाले विस्फोटों की कोई आवाज नहीं होती? बिल्कुल नहीं, फिल्मों में जो दिखाते हैं वो गलत है। तो ये थे 17 दिसंबर की दूसरी पाली के कुछ प्रमुख प्रश्न। हमने देखा कि इसमें करंट अफेयर्स, स्वदेशी प्रौद्योगिकी और सामान्य विज्ञान के बुनियादी सिद्धांतों का एक बहुत ही सोचा समझा मिश्रण था। बिल्कुल, ये विश्लेषण साफ दिखाता है कि अब परीक्षा सिर्फ तथ्य रटने का खेल नहीं है। परीक्षक ये देखना चाहता है कि क्या उम्मीदवार अलग-अलग विषयों के बीच कनेक्शन बना सकता है, क्या वो विज्ञान को अपने आसपास की दुनिया से जोड़ सकता है। तो तैयारी अब ज्यादा समग्र होनी चाहिए और विश्लेषणात्मक भी। इस सब पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में आता है जो हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इन विविध प्रश्नों के पैटर्न को देखते हुए भविष्य की तैयारी के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या हो सकती है? करंट अफेयर्स पर घंटों लगाना या फिर स्कूल की विज्ञान की किताबों को फिर से उठाकर अपनी बुनियादी समझ को पत्थर की तरह मजबूत करना? शायद जवाब इन दोनों के बीच कहीं छिपा है। इस पर जरूर सोचिएगा।